नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो हम क्लास देखेंगे बेसिक्स ऑफ ईसीजी, इसके बारे में एक क्लास और पहले डल चुकी है इस चैनल पे। पर ईसीजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको एक क्लास में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आज के क्लास में हम ईसीजी के बारे में बेसिक बातें देखेंगे। क्लास के बाद हम सभी को ईसीजी लगातार देखना है, रीड करना है, जिससे हम इसको और अच्छे से धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप इनको ईसीजी मशीन के बारे में देखते हैं। थोड़ा बहुत मशीन के बारे में भी सबको पता है। एक होती है सिंगल चैनल मशीन, एक होती है 3 चैनल मशीन और एक होती है 6 चैनल मशीन। सिंगल और 6 वाली अपने पास ऑलरेडी है, सबने देखा हुआ है, सबने चलाया हुआ है। और 3 चैनल वाली एक नहीं है जिसमें कि है 3 आईसीयू में है ना, वो 3 चैनल। तो 3 चैनल तो चल रही है। हाँ, 3 चैनल वाली भी है। तीनों ही मशीन तो है, तीनों ही मशीन है, तीनों मशीनें तीनों देखी हुई है। अलग से उसके बारे में हम कुछ नहीं बता रहे। ईसीजी पेपर के बारे में पता है क्या होता है? ईसीजी पेपर एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पेपर होता है। उसमें जो कागज होता है वो भी स्पेशल होता है। हर कोई कागज नहीं लगा सकते उसमें, ठीक है। एक उसमें एक बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल बॉक्स होते हैं। ये स्मॉल बॉक्स जो है ये 2 डायरेक्शन होती है, एक इस डायरेक्शन, एक ऊपर वाला डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बनाता है टाइम और ये वाला डायरेक्शन बताता है वोल्टेज। टाइम कितना होता है? एक स्मॉल जो स्क्वायर है उसका टाइम होता है 0.04 सेकेंड, तो बड़े का कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ऐसे जो वोल्टेज है इसमें स्मॉल जो स्क्वायर है इसका वोल्टेज होता है 0.1 मिली सेकेंड, मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा पूरे का 0.5, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज होता है ना पेपर। ये पेपर जो इलेक्ट्रिकल ईसीजी ली जाती है, ईसीजी की जो लाइन खींची जाती है, ये लाइन क्या होती है? ये लाइन जो इस पेपर में आती है वो लाइन कैसे खींची जाती है? ये पेपर को जलाया जाता है, मतलब है ना। जो मशीन है, मशीन में एक पॉइंट रहता है। ये पॉइंट हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट का जो करंट है, करंट इस पेपर पे डालता है, जिससे ये पेपर जलने लगता है, ठीक है। तो ये जो पेपर में लाइन खींचती आती है वो जलने से होती है। ये पेपर की कोई लाइन खींचने वाला मार्कर नहीं लगा है वहां पे ये पेपर जलता है, ठीक है। हर कोई पेपर लगाओगे तो वो नहीं खिंचाएगा, जलेगा, लाइन भी नहीं आएगी। अब ईसीजी है क्या? ईसीजी जो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बता रहा है। हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से पैदा होती है? ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है? एसए नोड, जो कि हार्ट का पेस मेकर है। वहां से संदेश कहां पे जाते हैं? एबी नोड में। एबी नोड से आता है बंडल ऑफ हिज, फिर आता है राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, लेफ्ट से एंटीरियर फेसिकल, पोस्टीरियर फेसिकल, ठीक। ये पूरी हार्ट की एक्टिविटी है। हार्ट से जिसमें कंडक्शन आता है, हार्ट में जैसी कंडक्शन आएगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। हार्ट जब रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां से यहां तक की एक्टिविटी कौन दिखाता है? पी वेव। उसके बाद यहां से यहां तक की एक्टिविटी है वो जितने भी बंडल तक, यहां तक की एक्टिविटी क्यूआरएस, ठीक है। उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है उसकी एक्टिविटी टी वेव। अब ईसीजी से अपन पता क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, हार्ट की आप नॉर्मल हार्ट रेट पता कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या पता कर सकते हो? हार्ट की रिदम पता कर सकते हो। रिदम मतलब पेशेंट साइनस रिदम है, पेशेंट को इरेगुलर रिदम चल रही है कि नहीं, वो पता कर सकते हो। तीसरा, कोई भी हार्ट में इश्चीमिया हो रहा है, एमआई, हार्ट अटैक पता कर सकते हो। चौथा क्या पता कर सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पता कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम और पोटेशियम, इन दोनों के चेंजेस जो है हार्ट में पता चलते हैं। सोडियम के चेंजेस में ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो ठीक है। हाई
सोडियम से कोई लेना देना नहीं है ईसीजी का, सोडियम में नॉर्मल रहता है ईसीजी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अलावा क्या पता कर सकते हो? कोई भी अरिथमिया आ रहा है वो पता कर सकते हो, कोई भी ब्लॉक्स हैं वो पता कर सकते हो, ड्रग टॉक्सिसिटी, कुछ ड्रग्स होती हैं वो पर्टिकुलरली टॉक्सिसिटी दिखाती हैं, वो भी ईसीजी में दिख जाती है। वो ड्रग्स डिजिटेलिस है, बहुत सारी और दूसरी ड्रग्स हैं वो पता कर सकती हैं। ठीक, नॉर्मली अपन को ईसीजी से इतनी चीजें पता चल जाती हैं, इतनी चीजें के लिए अपन को ईसीजी करी जाती है। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं अपन कि ईसीजी में अपन को देखना क्या क्या है। ईसीजी इंटरप्रिटेशन, कोई भी ईसीजी है, ईसीजी में अपन को क्या क्या चीजें देखनी रहती है। ये स्टैंडर्ड ईसीजी सबको समझ में आ रहा है? क्या क्या है इसमें? ये होती है पी वेव, ये जो है एक जो पहला नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। नेगेटिव और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो पता है क्यों आते हैं? कोई भी करंट है, करंट किसी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, करंट कहीं से वापस दूर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये करंट किस एक्सिस में जाते हैं, क्यों आते हैं, कैसे जाते हैं, इसको पढ़ना बहुत टफ है, क्योंकि आप जो सब लिम्ब लीड्स लगाते हो, चेस्ट लीड लगाते हो, इसमें चेस्ट लीड का तो पता है, चेस्ट लीड कहाँ कहाँ लगाई जाती है, चेस्ट लीड का और ध्यान रखो। लिम्ब लीड्स तो पता ही है सबको कि कलर पता है, रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन। चेस्ट लीड का जरूर, चेस्ट लीड का डायरेक्शन जो है, चेस्ट लीड का डायरेक्शन कई लोगों को नहीं पता होगा तो वो बता दे रहा है। फर्स्ट लीड क्या होती है, कहां पे लगाई जाती है? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट राइट टू स्टर्नम, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जस्ट लेफ्ट टू स्टर्नम। फोर्थ लीड कहां पे है? फोर्थ लीड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन, और सेकेंड और फोर्थ के बीच में थर्ड लगा देते हैं। फिफ्थ लीड कहां पे लगाते हैं? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और सिक्स्थ लीड लगाते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। इसके अलावा और कौन सी लीड होती है? एक सेवंथ लीड होती है, एट्थ लीड होती है, जो कि पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन पे चलती है। ठीक है, ये कहां पे क्या के लिए लगाते हैं? पोस्टीरियर वॉल एमआई के लिए। इसके अलावा यही अगर राइट साइड में लगा दो तो क्या हो जाएगा? राइट साइड की ईसीजी होती है, जो राइट वेंट्रिकुलर एमआई देखने के लिए करते हैं। मेल्स में तो ठीक है, इन लीड्स को फीमेल्स में ध्यान रखना है। फीमेल को कभी भी ब्रेस्ट में एप्लीकेशन नहीं करना है, सब साइड से करना है, या तो ब्रेस्ट के नीचे से करना है, ये साइड से करना है। ब्रेस्ट के ऊपर लगाओगे तो उसमें आर्टिफैक्ट आएंगे, तो ब्रेस्ट के ऊपर नहीं लगाना लीड्स को कभी। चलो, ये हो गई पी वेव। ये क्या है? क्यू, पहला नेगेटिव रिफ्लेक्शन क्यू वेव होता है। ये है आर वेव, ये है एस वेव, ये है टी वेव। वेव्स तो सबको पता है, तीन इंटरवल होते हैं जो कि कॉमनली अपन को जरूरी होते हैं देखने। एक होता है पी से लेके आर तक का, इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। एक होता है क्यू से लेके यहां तक का, क्यू आर एस ड्यूरेशन, क्यू आर एस, क्यू से स्टार्ट होने से एस खत्म होने तक, क्यू आर एस ड्यूरेशन। एक होता है क्यू से लेके टी खत्म होने तक, क्यू टी इंटरवल। ये तीन इंटरवल मेन जरूरी होते हैं। इन तीन इंटरवल के अलावा सब फालतू चीजें। ये जो है यहां से, जैसे यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ये होता है एस टी सेगमेंट। ठीक है, चार चीजें हुई। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे की जितनी भी चीजें हैं सब इसी पे होंगी। अब ईसीजी में अपन को सबसे पहले क्या चीज पता करनी है? सबसे पहले यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो देखना है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि आपने ईसीजी निकाली, सबसे पहले आपको ईसीजी में देखो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। स्टैंडर्डाइज मतलब पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, ये तीन चीजें लिखी होनी चाहिए। उसका टाइम ड्यूरेशन देखो, टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स होता है 25 मिलीसेकंड पर मिनट। ये टाइम ड्यूरेशन सेट है कि नहीं, सबके ईसीजी के ऊपर में लिखा होगा। वोल्टेज कितना होता है?
10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये 10 मिली वोल्ट और 25 सेकेंड, ये स्टैंडर्डाइज लीड्स होती है, स्टैंडर्डाइज सेट है कि नहीं है, ये देखना जरूरी है, ठीक है। 5 चीजें देखनी है, नेम, एज, 6 और टाइम और वोल्टेज। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज चेंज करना हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, 25 की जगह अपन 50 भी कर सकते हैं जब अपन को तेज स्पीड से निकालना हो, और 10 की जगह 5 या फिर 20 भी कर सकते हैं जब अपन को बहुत हाई वोल्टेज आ रहा हो, ईसीजी लीड्स में आ ही नहीं रहा है तो 10 की जगह 5 कर दो, और बहुत लो वोल्टेज आ रहा है नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें 20 पे कर दो। ऐसी टाइम कई में बहुत रैपिड हार्ट रेट होती है, उसमें कई बार पी वेव दिखती नहीं है तो उसको अपन 25 की जगह 50 की स्पीड से निकाल लेते हैं। इसको चेंज कैसे करते हैं ये सबसे पता आना चाहिए, ठीक है। 25 से 50 में कैसे चेंज करते हैं और वोल्टेज कैसे कम ज्यादा करते हैं, ये सब सीख लेना मशीन में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइज जरूर देखना है कि वो सेट है कि नहीं उसी लेवल पे। पहला हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। फिर दूसरा होता है अपन को रिदम। रिदम मतलब क्या होता है, रिदम का मतलब होता है पेशेंट का हर पी के बाद क्यूआरएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई एक्टोपिक अलग से बीट्स आते हैं कि नहीं। अगर हर पी के बाद क्यूआरएस आ रहा है तो वो साइनस रिदम में है, हर पी के बाद क्यूआरएस नहीं आ रहा है या फिर पी भी नहीं आ रही है या फिर कोई एक्टोपिक बीट्स अलग से आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इररेगुलर रिदम। तो रिदम रेगुलर है कि इररेगुलर है ये पता करना है, दूसरा काम। तीसरा काम हार्ट रेट। हार्ट रेट कैसे पता करते हैं, हार्ट रेट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फॉर्मूला ऑफ 300, एक होता है फॉर्मूला ऑफ 10। फॉर्मूला ऑफ 300 सबको पता होगा, 2 आरआर इंटरवल देख लो, ये 2 आरआर इंटरवल देखो, 2 आरआर इंटरवल के बीच में जितने भी बड़े बॉक्स हैं, ठीक है, बड़े बॉक्स, ठीक है, जितने भी बड़े बॉक्स आ रहे हैं, बड़े बॉक्स को कितने से डिवाइड कर दो, 300 से। 300 डिवाइडेड बाय बिग बॉक्स, ये क्या हो गया, हार्ट रेट। ये उस कंडीशन में होती जब हार्ट रेट की रिदम जो है रेगुलर है। अब इन केस रिदम इररेगुलर है, मतलब हार्ट के आरआर इंटरवल ही रेगुलर नहीं है तो कैसे पता करोगे अब, आरआर इंटरवल रेगुलर ही नहीं है, कभी छोटा आ रहा है कभी बड़ा आ रहा है, उसमें आता है फॉर्मूला ऑफ 10। फॉर्मूला ऑफ 10 क्या होता है कि आप 10 सेकेंड तक आप जितने भी आरआर इंटरवल आ रहे हैं, नहीं आरआर जितने भी इंटरवल आ रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लो 10 सेकेंड के अंदर जितने आ रहे हैं, ठीक है। 10 सेकेंड मतलब कितने छोटे बॉक्स होंगे, कितने बड़े बॉक्स होंगे 10 सेकेंड में, इंटू 10 करेंगे। 0.4 सेकेंड का एक छोटा बॉक्स है, 0.02 सेकेंड का हो गया एक बड़ा बॉक्स। 1 सेकेंड में कितने बड़े बॉक्स आ गए हैं, 5। तो 10 सेकेंड में कितने बॉक्स आएंगे, 50। तो 50 बॉक्स के अंदर आपको देखना है कि कितने आरआर इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है। 50 बॉक्स के अंदर जितने आरआर इंटरवल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, समझ गए। शॉर्ट भी तो कर सकते हैं ना सर, 5 सेकंड लेके 25 का बॉक्स, अभी स्टैंडर्ड जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो 50 बॉक्स आने 10 सेकंड में कुल मिला के 50 बॉक्स आ जाते हैं। तो 50 बॉक्स के अंदर जितने आरआर इंटरवल है, माना कि 50 बॉक्स के अंदर कितने आरआर इंटरवल आ रहे हैं, 7 सिंह 42 उसकी हार्ट रेट आ जाएगी उसकी, है ना। यूजुअली 7 नहीं आते हैं, ये आते हैं ऐसे ही 20 25 इसके अलावा इसके आसपास आते हैं। तो 20 आ गया तो उसकी हार्ट रेट कितनी आ गई, 120, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यही है कि 50 जो है 50 बिग बॉक्स देख लो, 50 बिग बॉक्स में जितने भी आरआर इंटरवल आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, उसकी हार्ट रेट आ जाएगी। तो आ गया हार्ट रेट के 2 फॉर्मूला आ गए। फॉर्मूला ऑफ 300 सबको पता है। अगर हार्ट रेट इररेगुलर होती है, एएफ में होता है पेशेंट, बीटी में आता है, वीएफ में आता है, तब ये लागू होती, नहीं तो बाकी सब उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चौथे नंबर पे आते हैं पी वेव, ठीक है। पी वेव जो है कहां पे देखी जाती है, पी वेव 2 जगह देखी जाती है, एक होती है लीड 2 में
और एक लीड B1 में। दोनों का स्टैंडर्ड पता है क्या क्या होता है? पी वेव से क्या पता करते हैं अपन? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पता करते हैं। पी वेव जो लीड 2 में आती है वो ऐसी होती है, पी वेव जो B1 में आती है वो ऐसी होती है। इसको ध्यान रखना अच्छे से, है ना। इसमें से इसको अपन दोनों को डिवाइड कर लेते दो भाग में। इसमें जो आगे का पार्ट है वो बताता है राइट एट्रियम, पीछे का पार्ट बताता है वो बताता है लेफ्ट एट्रियम। ये ऊपर का पार्ट है राइट एट्रियम, नीचे का पार्ट लेफ्ट एट्रियम। अब पी वेव से अपन ये बता सकते हैं कि जो राइट एट्रिया या लेफ्ट एट्रिया है वो एनलार्ज हुए है कि नहीं। राइट एट्रियल एनलार्ज होता तो क्या होगा, जो पी वेव यहाँ की है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा, पी वेव बढ़ जाएगी और आर वेव ऐसे ही रह जाएगी। ये होगा राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में। अब लेफ्ट एट्रियल एनलार्ज हुआ है तो उसमें क्या होगा, ये ऐसे ही रह जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ऐसे ये ऐसी रह जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है? ये हो गया आगे का पार्ट राइट का, पीछे का पार्ट लेफ्ट का, ठीक है। दो पार्ट है उसको ध्यान से देखो। ऐसे ये ऊपर का पार्ट राइट का, नीचे का पार्ट लेफ्ट का। अगर किसी कंडीशन में राइट एट्रिया बढ़ जाता है तो यहाँ का आगे का पार्ट बढ़ जाएगा, पीछे का पार्ट वैसे ही रहेगा। अगर लेफ्ट बढ़ता है तो आगे का पार्ट वैसे ही रहेगा, पीछे का पार्ट बढ़ जाएगा। ऐसे ही राइट B1 में देखते हैं, B1 में बाइफेजिक वेव होती है, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट, ठीक है। ऊपर का अगर बढ़ेगा तो राइट एट्रियल बढ़ रहा है, नीचे का बढ़ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम बढ़ रहा है। पी वेव की इतनी सिग्निफिकेंस है। पी वेव यूजुअली हमेशा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आती है। नेगेटिव रिफ्लेक्शन कब आता है? लीड गलत लगे, या तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया हो या फिर लीड प्लेसमेंट गलत हो, या फिर एक होता है एट्रियल इन्फार्क्ट। एट्रियल इन्फार्क्ट भी एक टर्म होता है जिसमें जैसे एमआई आता ना, एमआई यूजुअली अपन वेंट्रिकल इन्फार्क्ट बताते हैं। एक कंडीशन भी आती है एट्रियल इन्फार्क्ट, एट्रिया में भी एमआई आता है। यूजुअली बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है अपन को और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है उसका, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पेशेंट को। लेकिन आती है, ऐसा नहीं कि लीड पी वेव उल्टी आई है तो हमेशा लीड की गलती होगी या फिर डेक्स्ट्रोकार्डिया ही होगा। पी वेव के बाद कहाँ आते हैं अपन? पीआर इंटरवल पे जाते हैं। पीआर इंटरवल के नॉर्मली जो है बक्से याद रखने हैं, 3 से लेके 5 बक्से होते हैं इसके छोटे, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स, मतलब 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड तक, समझ गए ना। ये स्मॉल बॉक्स है, 3 से लेके 5 स्मॉल बॉक्स नॉर्मली पीआर इंटरवल होता है। अब ये पीआर इंटरवल अगर 0.2 से कम है तो उसको शॉर्ट पीआर इंटरवल बोलेंगे, 0.2 से ज्यादा है तो इसको लॉन्ग पीआर इंटरवल बोलेंगे। लॉन्ग पीआर इंटरवल यूजुअली फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका। यूजुअली अपन को वॉच करना पड़ता है कि आगे ये और ब्लॉक्स में ज्यादा नहीं जा रहा है। और जो शॉर्ट पीआर इंटरवल आता है वो 2 टाइप की एक डिसीज होती है, एक होती है WPW सिंड्रोम, एक होती है LGL सिंड्रोम। इन 2 सिंड्रोम्स में आता है। इन 2 सिंड्रोम्स का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर LGL सिंड्रोम आता है, LGL सिंड्रोम वाले पेशेंटों में आप रूटीनली, आप यूजुअली ये मिलते हैं कब, रूटीनली आपको प्री ऑप चेकअप में। इन पेशेंटों को अपन प्री ऑप में एट्रोपिन नहीं देते हैं। ज्यादातर सब पेशेंटों को प्री ऑप करते हैं तो अपन एट्रोपिन देते हैं ना। इन पेशेंटों को अगर एट्रोपिन देंगे तो ये अरिथमिया में जा सकते हैं, इसलिए अपन को देखना रहता है कि प्री ऑप में ये WPW या LGL सिंड्रोम तो नहीं है उन लोग को, ठीक है। WPW दिख जाता है क्योंकि WPW में QRS भी ब्रॉड हो जाता है। LGL में कुछ नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट पीआर इंटरवल मिलेगा, QRS वगैरह सब नॉर्मल रहेगा। इन पेशेंटों को प्री ऑप में एट्रोपिन नहीं देना है, आगे भी अपन यूज करते हैं तो एट्रोपिन का यूज नहीं करना उन्हें, ठीक। पीआर इंटरवल हो गया। फिर क्या आते हैं? QRS। QRS का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 2 से लेके 3 स्मॉल बॉक्स, मतलब यही 0.08 से लेके 0.12 सेकेंड तक। ये आता है QRS। ये क्या बता रहा है? वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन। QRS वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन बता रहा है। तो कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वेंटिकुलर में जो रीपोलराइजेशन हो रहा है उसमें कहीं से कहीं ना रुकावट आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं से ब्लॉक्स आ रहे हैं, ब्लॉक्स में ये बढ़ जाती है, कम तो होते ही नहीं है ये। QRS ड्यूरेशन लगभग उतना ही रहता है,
बस बढ़ तो नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मतलब लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, हेमी ब्लॉक होते हैं, और एक होते हैं कंप्लीट ब्लॉक। हेमी ब्लॉक पता है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, और कंप्लीट ब्लॉक होते हैं आरबीबीबी और एलबीबीबी। वो हमने बताया थे तुम लोग को अभी, जैसे ये पढ़ाया था ना, ऐसे नोड, ए बी नोड, यहाँ से बंडल ऑफ हिट, यहाँ से जाता है क्या, राइट बंडल, ये लेफ्ट बंडल आगे जाके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर बंडल और पोस्टीरियर बंडल। अब ये यहाँ से रुकावट आ गई तो लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, यहाँ से रुकावट आएगी तो लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक, यहाँ पे रुकावट आई तो क्या हो गया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, यहाँ पे रुकावट आई तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, यहाँ पे रुकावट आई तो एबी ब्लॉक। अब यही एबी ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 फिर 2 टाइप का फिर होता है। ठीक है, पढ़ के आए होंगे ना कि सब, उम्मीद यही है, पढ़ के आए हैं सब हैं। ईसीजी देखो, ईसीजी आज की क्लास से कोई ईसीजी सीख नहीं जाएगा। ईसीजी सिर्फ तभी सीख पाओगे जब रोज ईसीजी देखोगे। ये ईसीजी, ये क्लास सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि ईसीजी में देखना क्या है तुम लोग को ये पता चल जाए। ज्यादातर लोगों को यही है, तुम लोग ईसीजी करते हो, कुछ भी उटपटांग दिखा तो आ गए दिखाने, देख लो ईसीजी में क्या है। ईसीजी में देखने की कोशिश ही नहीं करते कि है क्या। ठीक है, जब तक कोशिश नहीं करोगे देखने की तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। लगातार अगर देखते रहोगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। खासकर जो कैजुअलिटी में है वही लोग हैं जो ईसीजी लगातार देखते हैं और जिनको समझ में आ सकता है। वार्ड वाले पेशेंटों को ईसीजी इतने अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि वार्ड में ना तो ईसीजी ज्यादा होते हैं और ना कोई देखने में इंटरेस्टेड होता है। क्यूआरएस के बाद कहाँ आ गया अपन, एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट नॉर्मली जो अपना एक्सेस है वो डिफाइन करता है कहाँ से, पी, पीआर, क्यूआरएस और टी। ये जो पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल हार्ट का जो नॉर्मल लाइन है वो डिसाइड करता है। और ये जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट का 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं। एक होता है फ्लैटनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट, फ्लैटनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट। दूसरा होता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। तीसरा होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब ये क्या कैसे कैसे होता है बता देते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक। ये बेसिक्स देख लो। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, नॉर्मल है। ये जो अपनी पी की लाइन आ रही है उसी लाइन में क्यों ये एसटी सेगमेंट भी है, तो ये नॉर्मल है। ये अगर 3 स्मॉल बॉक्स है, 3 स्मॉल बॉक्स तक अगर ये एसटी सेगमेंट फ्लैट जाता है तब तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। 3 स्मॉल बॉक्स के बाद टी वेव आने लगती है। अगर 3 स्मॉल बॉक्स के बाद टी वेव नहीं आ रही है, 3 स्मॉल बॉक्स से अगर ज्यादा तक वो फ्लैटिंग चला जा रहा है तो उसको फ्लैटनिंग ऑफ एसटी सेगमेंट बोलते हैं। जितना भी एसटी सेगमेंट में चेंजेस हैं, चाहे वो फ्लैटनिंग हो, एसटी डिप्रेशन हो या एसटी एलिवेशन हो, ये बताते हैं कि हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल रही है। इन केस में ब्लड सप्लाई क्या है, इंपेयर्ड होती है, उसको बोलते हैं इस्कीमिया। इस केस में क्या होती है, टोटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं इंफार्क्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखा एसटी सेगमेंट इतना डिप्रेस हो गया है, इसमें देख रहा है एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ गया है। अब जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ये 4 टाइप के हो सकते हैं। अब चारों टाइप हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे दिखते हैं।
ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, एसटी सेगमेंट और पीआर सब। ये एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव एसटी एलिवेशन। कॉनकेव एसटी एलिवेशन है, देख रहा हो, एसटी एलिवेशन जो है एक कॉनकेव तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट बढ़ना जरूर चालू हुआ है, लेकिन कॉनकेव तरीके से बढ़ना चालू हो रहा है। ये एक एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एसटी यहाँ से फ्लैटनिंग टाइप की है, एसटी फ्लैट के तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स टाइप का गुंबद बनाया हुआ है, कॉन्वेक्स टाइप से बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे पूरा एक गुंबद टाइप का है। ये गुंबद ध्यान रखो, जो एंटीरियर वॉल एमआई होता है उसमें ये गुंबद दिखता है, इंफीरियर वॉल एमआई होता है उसमें ये सब हाँ, अगर एंटीरियर वॉल एमआई है उसमें ये गुंबद टाइप के दिखते हैं, इंफीरियर वॉल एमआई होता है उसमें इस तीनों टाइप के चेंजेस दिख सकते हैं। ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है। इसमें से ये जो है ये सबसे लेस सिग्निफिकेंट होता है एमआई के लिए। ये एमआई के अलावा दूसरी चेंजेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, उसमें भी इस टाइप का एलिवेशन आ सकता है। ये दोनों जो है ये दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं एक्यूट एमआई के। और ईसीजी, पहली बात, ईसीजी हमेशा क्लिनिकली कोरिलेट की जाती है। अगर अकेली एक ईसीजी लीड्स देके अपन नहीं क्लिनिकली बोल सकते कि उसको एमआई है, क्लिनिकली उसको हमेशा कोरिलेट करना पड़ता है, ठीक। एसटी एलिवेशन के सब टाइप हो गए हैं। ये टाइप, ये इनकी फोटो ध्यान में रख लो। इस टाइप के गुंबद कभी भी दिखते हैं तो अपन को अब आगे ध्यान ही रखना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? क्यूआरएस के बाद आ गया एसटी सेगमेंट, हो गया 7वां। एसटी सेगमेंट के बाद कहां आते हैं अपन? टी वेव। टी वेव नॉर्मली कैसी होती है? अपराइट होती है, ये अपराइट होती है। टी वेव में भी और क्या हो सकता है? टी वेव में इन्वर्टेड ही हो सकती है, या तो अपराइट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। ये अपराइट नॉर्मली होती है, इन्वर्टेड नॉर्मली काय में मिलेगी? ये एवी आर, या फिर लीड V1, लीड V2, लीड V3 और लीड 3। ये 5 लीड ऐसी हैं, इसमें से एवीआर में तो हमेशा इन्वर्टेड ही मिलेगी। इनमें भी अगर इन्वर्टेड मिल रही है तो एक नॉर्मल हो सकती है। इन चीजों में भी इन्वर्टेड टी वेव नॉर्मल कही जाती है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर टी वेव मिल रही है इन्वर्टेड तो वो एबनॉर्मल होगी। टी वेव इन्वर्जन भी ये दिखाता है कि पेशेंट को इस्कीमिया हो रहा है, हार्ट का कहीं ना कहीं से इस्कीमिया आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन लीडों में भी टी वेव इन्वर्टेड नॉर्मली भी मिल सकती है। हाँ, लीड V1, V2, V3, AVR, लीड 3, इतने को टी वेव के बाद क्या देखते हैं अपन? एक होता है, इसके अलावा आप दे सकते हो क्या? क्यूटी इंटरवल। लीड 9 का क्या है? क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल यूजुअली कितना होता है? 2 बिग बॉक्स हैं, लगभग इतने होते हैं। अगर 2 बिग बॉक्स से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। अगर 1 बॉक्स से भी कम होता है तो क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग, ठीक है। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग यूजुअली काय में दिखता है? एक तो है कई नॉर्मली फिनोमेना होता है जो कि जिनको क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, उनको क्यूटी इंटरवल जिन लोग को प्रोलॉन्ग होता है उन लोग को कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स होती हैं जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं और बहुत सारी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, वो नहीं दे सकते हैं। दूसरा एक होता है हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है और हाइपोकैल्सीमिया में हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, हाइपरकैल्सीमिया में क्यूटी इंटरवल शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक है। क्यूटी इंटरवल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में अपन यूज करते हैं, बस अपन को नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, कहीं पर्टिकुलरली हाइपरकैल्सीमिया में ही देखा जाता है। इसके अलावा और दूसरी वेव्स होती हैं, एक होती है यू वेव्स, बहुत रेयरली सीन होती है, हाइपोकैलीमिया में दिखती है। ये टी वेव, जब टी वेव आती है, टी वेव के बाद एक और छोटी वेव दिख जाती है, इसको बोलते हैं यू वेव, हाइपोकैलीमिया में दिखती है। और क्या देखते हैं अपन? 11 एक होता है आर वेव प्रोग्रेशन। आर वेव प्रोग्रेशन का मतलब बताते हैं। मैं तुमने एसी चालू नहीं रखा।
V1 से लेके V6 तक क्या होता है? V1 में क्या होता है? Q रहती है, R नहीं रहती है, ठीक है। V1 से V6 तक क्या होता है? V6 में सिर्फ R होगी, Q नहीं होगी। V1 से V6 तक होता है Q वेव घटती जाएगी, R वेव बढ़ती जाएगी। यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो क्या हो रहा है? ये Q वेव छोटी होती जा रही है, R वेव क्यों नहीं, S वेव बोलेंगे, S वेव है, S वेव छोटी होती जा रही है, R वेव बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलते हैं R वेव प्रोग्रेशन, ठीक है। R वेव प्रोग्रेशन हो रही है, इसको होते हैं, एक वर्ड होता है पुअर R वेव प्रोग्रेशन, मतलब यूजुअली लीड 3 तक R वेव डोमिनेट हो जाती है और S वेव खत्म होना चालू हो जाती है। मतलब लीड 3 और लीड 4 में, B3 और B4 में क्या होता है? R वेव ऑलमोस्ट S वेव से बड़ी हो जाएगी। अगर ये बड़ी नहीं हो रही है, नीचे प्रोग्रेस होता है तो उसको बोलते हैं पुअर R वेव प्रोग्रेशन। अगर यहीं पे प्रोग्रेशन हो गया तो उसको बोलते हैं अर्ली R वेव अर्ली प्रोग्रेशन, ठीक है। R वेव प्रोग्रेशन देखना है। और क्या देखना है? अब जो QRS देखते हो तो उसमें क्या एक और चीज देखनी रहती है, QRS वोल्टेज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। QRS तो वेंट्रिकल से दिखाएगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये याद करना पड़ेगा, डिफाइन कैसा होता है? S वेव इन V1 और R वेव इन V6 या V5। तो इन दोनों का अगर प्लस किया जाए तो मोर देन 35 आ रहा है कि नहीं? छोटे बॉक्स, मोर देन 35 छोटे बॉक्स। ये समझ में आया किसी को? ये लीड V1 में आती है S वेव, ठीक है। लीड V6 में आ रही है R वेव। अगर S वेव की टोटल छोटे बक्से गिनो, R वेव के टोटल छोटे बक्से गिनो, इन दोनों का टोटल अगर 35 से ऊपर आ रहा है तो उसको अपन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। ऐसे ही RVH है, RVH की क्राइटेरिया है कि लीड V1 में यूजली क्या होती है? R वेव नहीं होती है, लेकिन लीड V1 में अगर R वेव आ रही है जिसका वोल्टेज मोर देन 7 mm है, 7 छोटे बॉक्सेस से ज्यादा आ रही है, तो उसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बुलाएंगे। वैसे तो इनके LVH और RVH के कम से कम 15-20 क्राइटेरिया है। सबसे जो कॉमनली यूज किया जाता है और आसानी से याद हो जाता है वो यही क्राइटेरिया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो ओवरऑल आपको इतनी चीजें देखने के बाद आखिरी में होता है इंटरप्रिटेशन। ये आपको कमेंट देना है कि आखिरी में आपने ECG में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले कोई भी ECG अगर निकालते हो, निकालने के बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे इतनी सारी चीजें देखने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 10 सेकंड में आपको ये सब चीजें देखनी है। 10 सेकंड के बाद आपको इंटरप्रिटेशन देना है कि क्या है इसको, ठीक है। देख लोगे ना 10 सेकंड में। सबसे पहले याद करा देना है, स्टैंडर्डाइजेशन देखना है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या देखोगे? नेम, एज, सेक्स, टाइम और वोल्टेज। टाइम और वोल्टेज देख लिया। उसके बाद रिदम देखोगे, रेगुलर है कि इरेगुलर है, पी वेव प्रेजेंट है कि नहीं, हर पी के बाद QRS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्टोपिक तो नहीं आ रहा है। हार्ट रेट देखोगे, फॉर्मूला 300 है, बड़े बड़े बिग बॉक्स है, बड़े बिग बॉक्स से डिवाइड कर दो, या फिर आप जो 50 छोटे बॉक्स है उसमें RR इंटरवल देखो, 50 छोटे बॉक्स में RR इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो 6 से। पी वेव देखोगे, पी वेव आपको लीड 2 में देखनी है और काय में देखनी है? B1 में, लीड 2 और B1 में। पी वेव से अपन को समझ में आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है कि लेफ्ट राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक। इसके बाद देखेंगे PR इंटरवल। PR इंटरवल शॉर्ट होगा तो अपन को नॉर्मली प्री ऑप में एट्रोपिन नहीं देनी है, बड़ा होगा तो अपन को देखना है पेशेंट ब्लॉक्स में तो नहीं जाना। QRS ड्यूरेशन देखना है। QRS ड्यूरेशन जो है बताता है कि आपको कोई ब्लॉक्स तो नहीं है, पेशेंट को आगे अरिथमिया में तो नहीं जा सकता। ST सेगमेंट देखना है। ST सेगमेंट यूजली अटैक वाले पेशेंटों में चेंजेस आते हैं। T वेव देखना है, T वेव इस्टीमिया हो रहा है कि नहीं, नॉर्मली T वेव कहाँ कहाँ मिलती है इन्वर्टेड, वो याद होना चाहिए। QT इंटरवल देख लिया, U वेव देख ली, R वेव प्रोग्रेशन देख लिया। इसके बाद आपने ठीक। अब क्या आते हैं अपन, एक्यूट MI देख लेते हैं। एक्यूट MI के चेंजेस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। एक्यूट MI वॉल्स पता है सबको,
वॉल स्प्रिंग बता, लीड 1 2 3 AV R AV L AV F V1 V2 V3 V4 V5 V6। एंटीरियर वॉल क्या कहलाती है? एंटीरियर वॉल, ठीक है। इंफीरियर वॉल क्या होती है? 2-3 AVF। ईसीजी में भी कोई भी चेंजेस आएंगे तो हर वॉल के अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक लीड में आ रहे हो, है ना। हर वॉल में अलग अलग चेंजेस ही दिखेंगे। B5 B6 और 1 AVL क्या है? लेटरल वॉल। तो कोई भी चेंजेस आएंगे एमआई के तो इन वॉल के हिसाब से ही आएंगे, या तो लेटरल वॉल में आएंगे या इंटीरियर वॉल में आएंगे या फिर इंफीरियर वॉल में आएंगे। अब कई बार होता है अलग अलग जो एक्सटेंसिव एंटीरियर में क्या होता है, एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई होगा तो B1 से लेके B6 तक चेंजेस आ सकते हैं। इंफीरियर लेटरल एमआई होता है तो इंफीरियर वॉल और लेटरल वॉल दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। तो अलग अलग है, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन चलेंगे वो वॉल के हिसाब से ही। वॉल सबको याद हो गई? ये वॉल जरूर पूछेंगे हम एग्जाम में। AVR क्या डिनोट करता है? हार्ट की कैविटी को। ये हो गया नॉर्मल ईसीजी। जैसे ही पेशेंट को आर्टरी ब्लॉक हुई, ब्लॉक होने के बाद जो सबसे पहला चेंजेस आता है वो क्या होता है? टेंटिंग ऑफ टी वेव। टी वेव को टेंट जैसा कुछ खींचने लगता है, टेंटिंग ऑफ टी वेव। ये इनिशियली 5 मिनट के अंदर आने लगती है टेंटिंग ऑफ टी वेव। सबसे पहला साइन यही होता है। इसको ही देखने में अपन को थोड़ा सा अगर पेशेंट किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, टेंटिंग ऑफ टी वेव होने लगी है, मतलब अपन को उसको ऑब्जर्व करना है। इस पे अनुसार अपन ना तो कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपन को ऑब्जर्व करना है कि आगे वो प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। सबसे पहला हो गया टेंटिंग ऑफ टी वेव। सेकेंड जो है ये आ जाती है 5 मिनट के अंदर। अब आते हैं अपन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर क्या होता है? अब टेंटिंग के बाद क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक होता है आर वेव की हाइट घटने लगेगी, दूसरा जो एसटी सेगमेंट एलिवेट होने लगेगा। ये है आर वेव की हाइट घटने लगेगी, एसटी सेगमेंट धीरे धीरे उठना चालू हो जाएगा, ऐसा। ये हो जाएगा सेकंड चांस, जो कि 30 मिनट के अंदर आने लगते हैं। क्या होगा? आर वेव की हाइट घट रही है और एसटी सेगमेंट एलिवेट होने लगा है, ठीक है। ये हो गया 30 मिनट के अंदर चेंजेस। अब इस चेंजेस में है, इस चेंजेस अगर ये 2 चेंजेस आपको दिख गए हैं तब आप पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट सब स्टार्ट कर सकते हो। थ्रोम्बोलाइज भी चालू कर सकते हो, इनिशियल ट्रीटमेंट जितना भी होता है एमआई का वो स्टार्ट कर सकते हो। 30 मिनट के अंदर ये है। 30 मिनट से लेके हो गया 2 घंटे तक का टाइम ऑलमोस्ट हुआ है। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया तो पेशेंट को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नुकसान होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा उसको। पेशेंट को अगर 2 घंटे के अंदर थ्रोम्बोलाइज कर दिया अपन ने तो हार्ट आप इको करोगे, 2 घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल इको आएगा, ठीक है। अब 2 घंटे तक आपको थ्रोम्बोलाइज नहीं हुआ है उसको, 2 घंटे बाद थ्रोम्बोलाइज नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? आर वेव की हाइट और घटती जाएगी, एसटी सेगमेंट और एलिवेट होता जाएगा। आर वेव की हाइट घटेगी, एसटी सेगमेंट और एलिवेट हो जाएगा, चेस्ट पेन बढ़ता जाएगा और जो हार्ट में डैमेज है वो बढ़ता जाएगा। ये कब तक चलेगा? 6 घंटे तक। अब 6 घंटे के अंदर भी आपने अगर थ्रोम्बोलाइज नहीं कर पाए, 6 घंटे तक उसको हार्ट को नहीं बचा पाए, तब 6 घंटे के बाद क्या होगा? 6 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाएगी क्यू वेव बनना। क्यू वेव बननी स्टार्ट हुई, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हार्ट परमानेंट डैमेज की तरफ जाने लगा है। ये क्यू वेव साइन है, ये क्यू वेव बनना चालू हो गई, मतलब पेशेंट का हार्ट परमानेंट डैमेज की तरफ जाने लगा है। 6 घंटे बाद ये होगा, ये क्यू वेव बनना चालू हो जाएगी, एसटी सेगमेंट थोड़ा सा सेटल होने लगेगा अपने आप ही, एसटी सेगमेंट सेटल होने लगेगा और ये क्यू वेव धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब कितना डैमेज हुआ है कितना नहीं डैमेज हुआ उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल इतनी मानी जाएगी, एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल का 50% चीज डैमेज हो गई या फिर 25% डैमेज हो गई, कितने ऊपर लेवल पे ब्लॉक है उस पर डिपेंड करता है। अगर 50% डैमेज हो जाएगा तो वो क्यू वेव आधी रह जाएगी और क्यू आधी रह जाएगी, आधा रह जाएगा आखिरी में, ठीक है। जितना परसेंटेज डैमेज होता है इसको एक रेशो बोलते हैं, क्यूआर रेशो। क्यूआर रेशो से अपन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का हार्ट कितना डैमेज हुआ है कितना नहीं डैमेज हुआ। ये सब ईसीजी के क्राइटेरिया है। अपने पास आजकल इको है, बाकी चीजें हैं, वो अलग क्राइटेरिया है, उससे कंफर्म हो जाता है। ईसीजी के हिसाब से अपन पहले ही इतना कॉमन नहीं था इको, और
अवेलेबल भी नहीं था इतना अच्छे से, तो अपन सिर्फ ईसीजी के बेसिस पे अपन डिसाइड करते थे कि कितना डैमेज हुआ होगा हार्ट, कितना नहीं डैमेज हुआ है। आजकल इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इको में दिख जाता है कि कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। ऐसे ही LVH है, LA एनलार्जमेंट, इन सब की क्राइटेरिया जो है ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, अब सीधे इको कर लेते हैं। ठीक है, इको में देख लेंगे कितना डैमेज है, कितना एनलार्जमेंट है, कितना नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे से। तो ये सब मोटे मोटे क्राइटेरिया हैं, बस ये अपन को नॉर्मल प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। क्यू वेव स्टार्ट होना आ गई है, क्यू वेव एक बार आ जाती है तो उसको अपन ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि इसको थर्मोलाइज करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें थ्रोम्बोलाइज के सिम्टम क्या है कंडीशन में? अगर आप इस 30 मिनट में थर्मोलाइज कर दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। ईसीजी में चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ईसीजी में नॉर्मल आ जाएगा बिल्कुल चेंजेस, अगर 2 घंटे के अंदर थर्मोलाइज कर दिया तो। अगर 6 घंटे तक थर्मोलाइज, 6 घंटे के बाद थर्मोलाइज कर रहे हो तो फिर वही होगा कि ST सेगमेंट जो सेटलमेंट है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्यू वेव नहीं बचा पाओगी, क्यू वेव तो आखिरी में आएगी। 12 घंटे तो एक गोल्डन टाइम है, 12 घंटे के अंदर आपने थर्मोलाइज कर दिया तो है 12 घंटे के बाद थर्मोलाइज कंटा इंडिकेट हो जाती है कि उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं पड़ेगा। जितना डैमेज होना है वो हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे के बाद ST सेगमेंट जो है एलिवेशन वो अपने आप सेटल हो जाएगा, जितना डैमेज होना है उतना डैमेज हो चुका है, R वेव जितनी बची होगी उतनी आ जाएगी, नहीं तो फिर Q वेव बनेगी। 24 घंटे के बाद क्या होगा, T वेव इन्वर्टेड होना चालू हो जाएगी। ये आ गया Q वेव, ये R वेव, ये ST सेगमेंट है, और ऐसा T वेव इन्वर्टेड होना चालू हो जाएगी। ST सेगमेंट सेटल चालू हो जाएगी, Q वेव बन जाएगी, T वेव इन्वर्टेड होना चालू हो जाएगी। ये होगा 24 घंटे। 24 घंटे के बाद आते हैं 3 दिन। 3 दिन के बाद क्या होगा, ST सेगमेंट जितना एलिवेटेड था वो पूरा सेटल हो जाएगा, Q वेव और T वेव इन्वर्टेड ये बस बनी रहेगी। Q वेव बनी रहेगी, T वेव इन्वर्टेड बनी रहेगी 1 महीने तक। 1 महीने बाद क्या है, जो ये T वेव इन्वर्टेड थी ये भी अपराइट हो जाएगी, सिर्फ Q वेव दिखेगी। तो आपको 1 महीने बाद अगर किसी पेशेंट का इसीलिए देखोगे तो सिर्फ आप Q वेव से डिसाइड कर सकते हो कि उसको पहले अटैक पड़ा होगा। एक ये Q वेव जिंदगी बताएगी उसकी, तो सिर्फ आप Q वेव देखते हो कि Q वेव देख के अपन पूछते हैं उससे पेशेंट के पहले अटैक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक, ये हो गई अटैक का। ब्लॉक्स तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ब्लॉक्स तो कभी बाद में पढ़ाएंगे। बेसिक्स तो ब्लॉक हमने बता ही दिए थे।